हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 9 का एनसीईआरटी का भूगोल बुक से अध्याय 1 भारत आकार एवं स्थिति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। ये वीडियो स्पेशल सीटेट क्लास 6 to 8 तथा बीपीएससी टीआरई 4.0 जिनका सब्जेक्ट भूगोल है उनके लिए बनाया गया है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है आपके लिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन दे रखा है, भारत 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट तथा 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट देशांतर के बीच स्थित है। सेकेंड कथन है कि कर्क रेखा 27 डिग्री साउथ देश को लगभग 2 समान भागों में विभाजित करती है। बताना है उपर्युक्त कथन में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो चलिए बात करते हैं पहला कथन के बारे में। पहला कथन दे रखा है कि भारत 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट देशांतर के बीच स्थित है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। ठीक है। वही बात करें, कर्क रेखा 27 डिग्री साउथ देश को लगभग 2 समान भागों में विभाजित करती है। बिल्कुल सही है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे क्या रखा है, दे रखा है यस। यस मतलब होता है साउथ। तो देखेंगे जो कर्क रेखा है वो साउथ में नहीं है, नॉर्थ में है। ठीक है। जैसे देखेंगे अगर ये ग्लोब पर देखेंगे तो यहाँ पे ये रेखाएं यहाँ से खींची गई हैं, जो वो कौन सी रेखाएं, कर्क मकर रेखाएं, जबकि यहाँ से खींची गई रेखाएं जो भारत को लगभग 2 भागों में विभाजित करती हैं, जिसे हम लोग कर्क रेखा कहते हैं, जो कि देखेंगे विषुवत रेखा के ऊपर में है, अर्थात ये नॉर्थ में है। ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है। तो कहने का मतलब है कि जो कर्क रेखा है वो नॉर्थ में है, ना कि साउथ में है। तो सेकेंड कथन यहाँ पे बिल्कुल गलत हो जाएगा। इस अकॉर्डिंग देखें तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 यहाँ पे सही है। ठीक है। बाकी भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार को जानने के लिए एक ट्रिक है मेरे पास, कई वीडियो मैंने बता रखा है। यहाँ भी फिर से मैं एक बार बता देता हूँ। करना कुछ नहीं, आपको बस इतनी सी याद रखना है कि सबसे पहले 8 लिखना है, फिर 7 लिखना है, फिर 8 लिखना है, फिर 7 लिखना है। इतना तो लिख ही सकते हैं। इस बात क्या करना है, इस बात करना है आपको कि 7 के आगे लिखना है 25 और 8 के आगे लिखना है 4। ठीक। और 7 से कम कर दीजिए और 8 से भी कम कर दीजिए। देन 7 के बगल में आपको क्या करना है, 3 का टेबल लिखना है, 3 6 9। इसके बाद कुछ नहीं करना है, इसे हाफ कर देना, 2 भागों में विभाजित कर दीजिए। ऊपर वाला जो मिला आपको अक्षांशीय विस्तार मिल जाएगा और नीचे वाला देशांतरी विस्तार मिल जाएगा। कहने का अर्थ है कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री से लेकर के 4 मिनट और 37 डिग्री से लेकर के 6 मिनट तक है। ठीक है। वहीं देशांतरी विस्तार में बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू करके 97 डिग्री 25 मिनट तक है। बात समझ में आया। कहने का अर्थ ये हुआ कि हमारे यहाँ पे देखेंगे जो ग्लोब पर भारत को जब मानचित्र पर देखेंगे तो यहाँ से शुरुआत होता है 8 डिग्री से और ये ख़त्म होता है 37 डिग्री पे। ये अक्षांशीय विस्तार हुआ, क्योंकि ये अक्षांश रेखाएं से गई हुई हैं, राइट। तो ये अक्षांशीय विस्तार हो गया। ठीक इसी तरीके से यहाँ से देखेंगे 68 डिग्री से शुरुआत होकर के 97 डिग्री तक खत्म हो जाता है। अतः इसका विस्तार जो है, देशांतरी विस्तार ऐसे होता है ना, ये रेखाएँ कैसे खींची गई हैं, देशांतरीय रेखाएँ हैं सभी, तो ये विस्तार हो गया देशांतरी विस्तार। तो ऐसे याद रखने के लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको क्या करना है, 8 लिखना है, 7 लिखना है, फिर 8 लिखना है, फिर 7 लिखना है। देन 8 के आगे 4, 7 के आगे 25, बच इतनी तो आधी रखना है, फिर 7 से कम, 8 से कम, और फिर 7 के बगल से 3 का टेबल लिख दीजिए और हाफ लाइन खींच दीजिए। ऊपर वाला हो जाएगा आपका अक्षांशीय विस्तार। ठीक है। ये हो गया आपका अक्षांश रेखाएं और नीचे हो जाएगा आपका देशांतर। अगर याद रख लेते हैं तो आसानी से आप किसी का भी अक्षांशीय या देशांतरी विस्तार आप बता सकते हैं। ठीक है। सबसे नॉर्थ पूछ ले, सबसे साउथ पूछ ले, किसी तरह का कहीं से घुमा के पूछा, आप बता सकते हो। ठीक है। बाकी कर्क रेखा तो जान ही रहेंगे, 27.5 डिग्री साउथ से थी, नॉर्थ से गुजरा हुआ है, ना कि साउथ से। ठीक। तो सेकेंड कथन यहाँ पे गलत है। ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 27 डिग्री नॉर्थ। ठीक है। जो कि देश को लगभग 2 समान भागों में विभाजित करती हैं, जो कि कर्क रेखा हम लोग जानते भी हैं कि भारत की 8 राज्यों से होकर के गुजरती हैं। ठीक है। 8 राज्य कौन कौन से हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है। चलिए, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है, देख सकते हैं यहाँ पे दिया भी हुआ है 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है।
और यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट, यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होकर के 37 डिग्री 6 मिनट पर ख़त्म हो रहा है, और 68 डिग्री 7 मिनट शुरू होकर के यहाँ पे 57 डिग्री 25 मिनट पूरब में ख़त्म हो रहा है। यहीं पे देख लीजिएगा, थोड़ा सा कुछ चीज़ें हैं, इसमें बहुत कुछ दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है, जो कि लद्दाख में पड़ता है। याद रहेगा, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है, जिसे लद्दाख कहते हैं, जो लद्दाख में है। ठीक, इसी बात क्या याद रखना है कि सबसे पूर्वी बिंदु जो है वो है किबिथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। इसी तरीके से भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु बात करें तो ये है गुहार माता, ठीक है, या गौर माता जो कहें आप, जो कि गुजरात में स्थित है। ठीक है, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है, गुहार माता है या गौर माता है, जो कि कहाँ पे है, ये आपका गुजरात में है। ठीक है, इस बात आपको याद रखना है। भारत का दक्षिणी बिंदु, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कहेगा तब तो आपको इंदिरा पॉइंट टिक करनी है, लेकिन भारत का दक्षिण बिंदु कहे तो आपको बताना है कन्याकुमारी, या फिर इसी को कहा जाता है केप कैमोरीन। ठीक है, क्या याद रखना है, भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है, कन्याकुमारी या फिर केप कैमोरीन, या फिर सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए तब इंदिरा पॉइंट बताना है, जिसे क्या कहा जाता है, पिगमोलियन पॉइंट। पिगमोलियन पॉइंट कहा जाता है। इसी को पार्सेंट बिंदु ग्रेट निकोबार भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इससे बाद में पहले तो पिगमोलियन पॉइंट कहा जाता था, बाद में इसे इंदिरा गांधी के नाम पर ये इंदिरा बिंदु रख दिया गया। ठीक, तो ये 5 बिंदुओं को आपको याद रखना है, मस्ट है। बाकी अक्षांशीय विस्तार, देशांतर विस्तार तो याद रखना ही है। इसके बाद एक चीज़ और याद रखना है, क्या याद रखना है कि भारत का जो चौड़ाई है, मतलब ये वाली जो रेखाएं हैं खींची गई हैं, जो दो सबसे दक्षिणतम पश्चिमी और ये पूर्वी बिंदु की जो लेंथ है वो है 2933 किलोमीटर, जबकि इंदिरा कॉल से लेकर के कन्याकुमारी तक जो कुल लेंथ है वो है 3214 किलोमीटर। अर्थात कह सकते हैं उत्तर से दक्षिण की कुल लंबाई 3214 किलोमीटर है, जबकि पूरब से पश्चिम की कुल लंबाई 2933 किलोमीटर है। ठीक है, तो इतनी बातों को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, तो इतना से ज़्यादा यहाँ पे सवाल नहीं आने वाला। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अब अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या सवाल दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, पहला कथन क्या दे रखा है, पहला कथन दे रखा है भारत के समुद्र तट की कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। आपको लमसम में कहीं कहीं 7517 किलोमीटर भी देखने को मिल सकता है। सेकेंड कथन है भारत की भूमि द्रव्यमान का क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। तीसरा कथन है कि भारत का कुल क्षेत्रफल दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 3.5% है। बताना है उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं पहले पहला कथन के बारे में। पहला कथन दे रखा है कि भारत का समुद्र तट की कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। अप्रॉक्स में 7517 किलोमीटर भी आप कह सकते हो। बिल्कुल कथन सही है। ठीक है, इस बात सेकेंड कथन कह रहा है कि भारत की भूमि द्रव्यमान का क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। ये भी कथन सही है। ठीक है, कहीं कहीं आपको देखने को मिल सकता है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वर्ग किलोमीटर शॉर्ट लिख दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो भारत की भूमि है, वो कुल द्रव्यमान का जो क्षेत्रफल है, एरिया है, वो इतना है। तीसरा कथन कह रहा है कि भारत का कुल क्षेत्रफल दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 3.5% है, जो कि कथन गलत है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ना, इतना एरिया जो देख रहे हैं 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये भारत पृथ्वी का कुल जितना भी क्षेत्रफल है उसका है 2.4%। और दुनिया के पास अगर 100% भूमि है तो उसका 2.4% जो भूमि है, लैंड है, वो कहाँ किसके पास है, भारत के पास है, जो कि विश्व का 7वां बड़ा देश बनाता है। ठीक है, इससे 6 बड़े और भी देश हैं। ठीक है, उसको हम लोग उस तरह के टाइप का क्वेश्चन हम लोग आगे भी देखेंगे। ठीक है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 1 और 2 बिल्कुल सही, ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। ठीक है, इसमें कुछ और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे भारत की समुद्र तट की कुल लंबाई हमने कहा कि 7516.6 किलोमीटर है। इसमें क्या ध्यान रखना है, इसमें ध्यान तो ये रखना है कि इसमें जो भी द्वीप समूह है भारत का, उन सभी को जोड़ करके ये
डेटा आती हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर हम बात करें मैप पर थोड़ा सा, तो 7,516.6 वर्ग किलोमीटर जो है थी, किलोमीटर है, वर्ग नहीं किलोमीटर जो है, ठीक है, वो क्या है, ये यहाँ से देखेंगे, ये शुरुआत करके ये वाला पूरा डेटा यहाँ तक। इसके बाद जो भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है, इधर लक्षद्वीप देखने को मिलेगा। तो इस सभी को मिला करके, कुल मिला करके जो आता है वो आता है 7,516 किलोमीटर। ठीक, ध्यान क्या रखना है, अगर यदि पूछा जाए कि मुख्य भूमि मतलब ये होता है ये वाला मुख्य भूमि, पूछा जाए कि इसे कुल लंबाई कितना है, तब ध्यान रखना है कि तब कुल भूमि तब होगा इसका 6100 किलोमीटर। अब सवाल देखना है कि क्या पूछा जा रहा है आपसे। अगर मुख्य भूमि पूछेगा तो 6100 किलोमीटर, मुख्य भूमि का तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है, तो 6100 किलोमीटर। अगर यदि सिर्फ पूछा है यहाँ पे कि जैसे यहाँ पे लिखा है ना कि भारतीय समुद्र तट की कुल लंबाई, तो जब कुल लंबाई पूछे, ठीक है, तो अनिक अर्थात तो इसका मतलब ये है कि सब कुछ पूछ रहा है, उसमें द्वीप समूह सहित पूछ रहा है, तब बोलेंगे 7,516.6 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद दूसरा सवाल ये पूछा जा सकता है कि भारत का स्थलीय सीमा, ये जो है ना आपका ये स्थलीय सीमा, ये कितना है यहाँ तक, तो बताना है 15,000 कितना है, 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। और द्वीप समूह को सहित लेकर के, मुख्य भूमि और द्वीपों को लेकर के कुल लंबाई कितना है, 7,516.6 किलोमीटर। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो कुल जो सीमा लगती हैं, जो आउटर बाउंड्री है, स्थलीय सीमा और आपका तट रेखा सहित मिला के कुल लंबाई पूछा जाए तब कितना हो जाएगा, 5 2 7 7 5 12 के 2 और 1 और 1 2। ठीक है, तो हम कर सकते हैं 22,716, कितना, 22,716 किलोमीटर कुल तटरेखा और स्थलीय सीमा सब मिला करके होगा। ठीक, तो किस तरह का सवाल पूछे गए हैं, स्थलीय सीमा तटरेखा वगैरह सब कुछ मिला के पूछा है कि कितना सीमा लगती हैं, कितना इसका अच्छा ये है सीमा रेखा की लंबाई कितनी है, तब बताना है 22,716 किलोमीटर। अगर स्थलीय पूछा है तो 15,200 किलोमीटर। अगर कुल सीमा पूछा है तटरेखा का तो 7,516.6 किलोमीटर। और अगर यदि सिर्फ पूछा है मुख्य भूमि का तटरेखा की लंबाई कितनी है तो 6100 किलोमीटर। इससे बाहर क्वेश्चन तो पूछा नहीं जा सकता मेरे हिसाब से। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे सही आंसर बता दिया हमने। बाकी डिटेल चाहे तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसको पढ़ लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक 2 घंटे का समय का अंतराल है। क्या दे रखा है कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक 2 घंटे का समय का अंतराल है। और सेकेंड कथन कह रहा है कि अनुदैर्ध्य विस्तार दिन और रात की अवधि को प्रभावित करती है क्योंकि यह दक्षिण से उत्तर की ओर चलती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो चलिए बात करते हैं पहला कथन के बारे में। पहला कथन दे रखा है कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक 2 घंटे का समय अंतराल है। बिल्कुल कथन यहाँ पे सही है। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसको थोड़ा सा मैप पर क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे, इसमें देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये कह रहा है यहाँ पे गुजरात कह रहा है और ये अरुणाचल प्रदेश, यहाँ की जो समय का जो अंतर देखने को मिलेगा वो लगभग 2 घंटे को देखने को मिलता है। क्यों हुआ ऐसा, तो इसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं, शॉर्ट में जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा जो देशांतरी विस्तार है वो कितना है, 68 डिग्री लमसम मान लेते हैं, और यहाँ पे 97 डिग्री है। दोनों के बीच डिफरेंस कितना को देखने को मिल रहा है, लगभग 29 डिग्री। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि 1 डिग्री में 1 डिग्री पृथ्वी को रोटेट करने में कितना समय लगता है, 4 मिनट। तो 29 डिग्री रोटेट करने में कितना समय लग जाएगा, तो 9 चौक 36 और 4 दूनी 8 और 3 11, लगभग 116। ठीक है, तो 116 जो आ रहा है आपका, ठीक है, तो 116 क्या है, ये 116 मिनट है। ठीक है, तो इसको अगर हम चेंज करते हैं आवर में तो लगभग ये 2 घंटा के आसपास आता है। तो देखिए इसका मतलब यही पूछ रहा है, वहाँ बोला जा रहा था कि अरुणाचल प्रदेश से लेकर के जो गुजरात की जो समय अंतराल है वो 2 घंटे का है। ठीक है, अर्थात हम ये कहें कि अगर अरुणाचल प्रदेश में 7 बजे सुबह होता है या सूर्य निकलता है तो इसका मतलब है कि गुजरात में सूर्य कितने बजे दिखाई देगा, 9 बजे। ठीक है, बस ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। 2 घंटे का अंतराल है, कैसे आया वो भी हमने समझा दिया है, कोई इशू नहीं होना चाहिए यहाँ पे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या था उस कथन में। अगला कथन कह रहा है कि अनुदैर्ध्य विस्तार दिन और रात की अवधि को प्रभावित करती है।
क्योंकि यह दक्षिण से उत्तर की ओर चलती हैं। ये कथन बिल्कुल गलत है, ये उत्तर से दक्षिण नहीं चलती हैं, तो ये कथन यहाँ पे ऐसे गलत दिख रहा है। ठीक है, तो पहला कथन यहाँ पे सही है। ठीक, चाहे तो यहाँ पे देख सकते हैं गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक 2 घंटे का समय का अंतराल है, इसलिए भारत के मानक मेरिडियन 82.5 डिग्री ईस्ट के साथ मिर्ज़ापुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है, से गुजरने वाले समय को पूरे देश के लिए मानक समय के रूप में लिया जाता है। अब सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि भारत का जो मानक समय है वो 82.5 डिग्री ही क्यों लिया जाता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हमने कहा कि डिफरेंस कितना था, 30 डिग्री का। ठीक है, तो हाफ कर दें। ठीक है, अगर हाफ कर दें यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, इसको हाफ कर देगा, यदि 30 डिग्री को हाफ कर दें तो 30 डिग्री हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 डिग्री। कितना आ जाएगा, 15 डिग्री, माफ़ कीजिएगा, ये आ जाएगा 15 डिग्री। ठीक है, तो 15 डिग्री हम क्या करते हैं, 68 में जोड़ दीजिए 15। ठीक है, या तो 97 में घटा दीजिए 15, तो देखेंगे कि लगभग ये 8 5 13 6 7 और 1 8, लगभग वही चीज़ देखने को मिलता है 82.5 के आसपास। ठीक है, वो एग्जैक्ट डेटा जब कैलकुलेशन करेंगे ना, तो वो थोड़ा डीपली करना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा, इसीलिए हमने शॉर्ट में लेकर चलो, मैं एग्जैक्ट डेटा नहीं लिख चल रहे हैं। ठीक है, लमसम में लेके चल रहे हैं। तो 83 आ रहा है हमारा, तो 82.5 के आसपास इसको माना गया है भारत का मानक रेखा। क्यों माना गया, क्योंकि इधर से देखेंगे इधर से देखेंगे तो ये बीचों बीच निकल जाती हैं, तो समय क्या हो जाएगा, दोनों के लिए इक्वल हो जाएगा, इधर के लिए उधर के लिए भी। तो इसीलिए भारत का मानक समय रेखा को माना गया है 82.5 डिग्री, जो कि मिर्ज़ापुर से जाती है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, और ये मानक रेखा देखेंगे तो 5 राज्यों से होकर गुजरती हैं। ठीक है, ये 5 राज्यों का नाम भी पता होना चाहिए, मुझे आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल हम जब लास्ट में जाएंगे तो इसका आंसर आपको बता देंगे। चलिए यहीं पे बता देते हैं, शायद आगे भूल जाएं। ठीक है, तो याद रखना, सबसे पहले यहाँ से क्रॉस करेगी तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश आएगा। ठीक है, इसके बाद फिर उत्तर प्रदेश के बाद फिर देखेंगे आगे बढ़ेगा ये मध्य प्रदेश की तरफ। ठीक, मध्य प्रदेश से नीचे आएंगे तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा इसका। ठीक, छत्तीसगढ़ के आगे बढ़ेंगे तो उड़ीसा की तरफ जाएंगे, और उड़ीसा से थोड़ा सा आगे बढ़ने पर ये आ जाएगा आंध्र प्रदेश। तो ये इन 5 राज्यों से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। ठीक है, क्या रखना है, यूपी एमपी एपी, यूपी एमपी एपी और छत्तीसगढ़ उड़ीसा। ठीक है, छुआ इसका एक शॉर्टकट ट्रिक शायद लोग बनाते हैं, तो आई थिंक मुझे नहीं आइडिया, बट याद रखना है यूपी एमपी एपी छत्तीसगढ़ उड़ीसा, ये 5 राज्यों से एक बार गुजरती हैं भारत की मानक रेखाएँ, जो कि एक देखेंगे जगह है यूपी में मिर्ज़ापुर, वहाँ से गुजरती हैं। सवाल अक्सर पूछा जाता है आपसे। ठीक है, तो आई थिंक ये समझ में आया होगा, कहाँ थे, तो ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, 2 घंटे का अंतराल है, जो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे ना, ये 82.5 डिग्री, जो कि साथ मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में गुजरने के वाले समय के पूरे देश के लिए मानक समय के रूप में लिया जाता है। क्यों लिया जाता है, समझ में आ गया होगा आई थिंक। ठीक है, और आगे लिखा है यहाँ पे कि दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर अक्षांशीय सीमा दिन और रात की अवधि को प्रभावित करती हैं। ठीक है, तो याद रखना आपको। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन दे रखा है, भारत एशियाई महाद्वीप का एक दक्षिणमुखी विस्तार है। भारत एशियाई महाद्वीप का एक दक्षिणमुखी विस्तार है। सेकेंड कथन है कि भारत के समान किसी अन्य देश की हिंद महासागर के साथ एक लंबी तटरेखा नहीं है। बताना है उपर्युक्त कथन में से कौन सा कथन सही है। तो चलिए बात करते हैं पहला कथन के बारे में। ये कह रहा है कि भारत एशियाई महाद्वीप का एक दक्षिणमुखी विस्तार है, अर्थात दक्षिण की तरफ से मुख की तरफ दिखता है कि दक्षिण की तरफ से मुख है, तो बिल्कुल ये सही है। भारत का एशियाई महाद्वीप में देखेंगे कि एक दक्षिणमुखी विस्तार है ना। तो यहाँ पे देखेंगे, देखिए इस तरीके से ये दक्षिण में एकमात्र ऐसा भारत है ना, भारत देश है जो कि दक्षिण की तरफ ही मुख किए हुए लगता है, जैसा कि निकला हुआ है। ठीक है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, उसका पूछने का तात्पर्य यही है, तो पहला कथन सही है। सेकंड कह रहा है कि भारत के समान किसी अन्य देश की हिंद महासागर के साथ एक लंबी तटरेखा नहीं है, ये भी कथन सही है। यहाँ पर देख सकते हैं, वर्ल्ड मैप देखेंगे तो ज़्यादा इसमें आपको समझ में आएगा। वर्ल्ड मैप भी है मेरे पास, ये देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। देखिए ये हिंद महासागर है, और हिंद महासागर देखेंगे भारत की इस तरह का सीमा किसी के साथ, किसी देश के साथ लग रहा है, बिल्कुल नहीं लग रहा है। ठीक है, एकमात्र ऐसा है जो कि हिंद महासागर के साथ लगता है, क्योंकि इस बात यहाँ पे देखेंगे अरब सागर है, यहाँ पे बंगाल खाड़ी है ना। आप ये मत सोचिएगा इधर भी हिंद महासागर, हिंद महासागर इधर नहीं, इधर अरब सागर है, और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है। हिंद महासागर तो यहाँ पे है, जो कि इसके भारत के नीचे हिस्से को लगती हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर हिस्सा देखेंगे हिंद महासागर जिस तरीके से लग रहा है वो बाकी किसी देश के साथ नहीं लगता है। ठीक, तो सेकंड कथन भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप लोग को कोई कन्फ्यूजन होता है, कोई क्वेरी रहता है तो मुझे कमेंट करके जरूर पूछा कीजिए। ठीक है, कोशिश करेंगे उसको हम अगले वीडियो में सॉल्व कर दें। ठीक,
चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दोनों सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। एक और दो दोनों यहाँ पे सही है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा, सब पढ़ लीजिएगा, वीडियो पॉज कीजिए और पढ़ लीजिएगा। सवाल अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन दे रखा है, प्रांतों पर सीधे ब्रिटिश अधिकारियों का शासन था। दूसरा कह रहा है कि रियासतों पर वायसराय द्वारा नियुक्त स्थानीय वंशानुगत होना चाहिए। यहाँ पे वंशानुगत, वंशानुगत, ठीक है, वंशानुगत, क्या कर दे रहे हैं हम भी, वंशानुगत, ठीक है, सही बात। तो ये नियुक्त स्थानीय वंशानुगत शासकों का शासन था। बताना है उपर्युक्त कथन में से कौन सा सही है। ठीक है, तो देखिए पहला कथन दे रखा है कि प्रांतों पर सीधे ब्रिटिश अधिकारियों का शासन था। ठीक है, तो ये कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि देखेंगे कि 1947 से पहले भारत में दो तरह के देखने को मिलते थे, मतलब दो प्रकार के राज्य देखने को मिलते थे। एक होता था प्रांत और एक होता था रियासत। ठीक है, तो जो प्रांत होते थे तो प्रांत पर सीधे ब्रिटिश होते हैं वो अधिकारियों को उनका शासन होता था। लेकिन रियासत पर देखेंगे कि सीधे उनका उसमें शासन नहीं था। ठीक है, उस वहाँ पे वंशानुगत शासन चलता था, जिस पर देखेंगे ब्रिटिश अधिकारियों का उस पर कोई शासन नहीं था, किसी तरह कोई अधिकार नहीं था। तो सेकंड कथन क्या कह रहा है कि रियासतों पर वायसराय द्वारा नियुक्त स्थानीय वंशानुगत शासकों का शासन था। नहीं, ऐसा नहीं है। रियासतों पर वायसराय द्वारा नियुक्त स्थानीय वंशानुगत शासकों का शासन नहीं था, है ना। रियासत जो थे वहाँ पे अलग जो राजवाड़े होते थे, राजाओं के जो महाराज होते थे, राजा वगैरह जो होते थे, उनका शासन चलता था, वंशानुगत होता था, तो वो अलग केस था। वहाँ पे ब्रिटिश अधिकारियों का कोई भी वहाँ पे रोल नहीं था। इस बात पे देखेंगे जब भारत आज़ाद हुआ था तो उन रियासतों को, जो 700 से ऊपर रियासतें थीं, उनको एकीकरण करने में अटल सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा योगदान रहता उसमें। ठीक है, क्योंकि उनको एक करना था, मिला करके पूरे भारत का एक प्रांत बनाना था, तो उनका बहुत बड़ा योगदान रहता उसमें। ठीक है, तो ये कथन यहाँ पे क्या है, गलत हो जाएगा और पहला सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हम लोग जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए के साथ केवल वन सही है। व्याख्या देख लेते हैं। 1947 से पहले भारत में दो प्रकार के राज्य थे, एक था प्रांत और दूसरा था रियासत। प्रांतों पर सीधे ब्रिटिश अधिकारियों का शासन था, जिन्हें वायसराय द्वारा नियुक्त किया जाता था। रियासतों पर स्थानीय जो होते थे वंशानुगत होते थे, है ना, वास शासकों का शासन होता था इस पर, जिन्होंने स्थानीय स्वायत्तता के बदले संपूर्णता को स्वीकार किया था। ठीक है, तो इतनी सी बात याद रखना था। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, कौन सा असत्य है। अगर असत्य पूछे तो ढूंढेंगे हम लोग कि सत्य कौन कौन है। तो पहला कथन क्या दे रखा है कि 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच 7000 किलोमीटर कम हो गई थी। सेकेंड कथन है कि भारत और श्रीलंका के बीच छोटी समुद्री रास्ता का पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है, और वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। डी में कह रहा है भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु जो कि इंदिरा बिंदु कहा जाता है, सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण डूब गया था। ठीक है, तो देखिए बात करें पहला कथन के बारे में कि 1879 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच 7000 किलोमीटर कम हो गई थी, तो ये कथन बिल्कुल सही होता। लेकिन सब कुछ सही है, यहाँ पे डेट का इशू है, ये 1869 की बात है, ना कि 1879 का। ठीक है, तब जो भी हो कथन तो गलत हुआ ना। ठीक है, सेकेंड कथन है कि भारत और श्रीलंका के बीच में छोटी समुद्री रास्ता का पाक जल संधि या मन्नार की खाड़ी कहा जाता है, ये भी कथन सही है। ठीक है, अच्छा आप लोग बता सकते हैं कि तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य में एक ब्रिज स्थित है, उस ब्रिज का नाम क्या है। उस ब्रिज का नाम है आदम ब्रिज। क्या नाम है, आदम ब्रिज नाम है। ठीक है, उसको याद रखिएगा, उसी को ध्यान रखिएगा कि पम्बन जो द्वीप है ना, पम्बन द्वीप जो कि रामेश्वरम के नाम से जाना जाता है, तो पम्बन इसका लिख देते हैं पम्बन। ठीक है, पम्बन द्वीप। ठीक है, तो जो पम्बन द्वीप है इसी ब्रिज का हिस्सा है वो। ठीक है, आदम ब्रिज का। ठीक है, जिसे शुरुआत में से धनुषकोडी कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था, धनुषकोडी। ठीक है, तो ये अलग फैक्ट है, उसको ध्यान में रखिएगा थोड़ा सा। अगला है सीप में कि भारत में वर्तमान में देखा जाए तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो ये कथन बिल्कुल सही है। और 28 राज्यों का नाम और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का नाम आपको पता होना चाहिए। 8 केंद्र शासित प्रदेश का जो नया नाम है और उनका जो कैपिटल है मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाल दिया है, वहाँ पर जरूर जाके उसको देख लीजिएगा, और हो सके तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, आप लोग लाइक नहीं करते हो। चलिए डी ऑप्शन देखते हैं।
भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिण बिंदु जो कि इंदिरा बिंदु कहा जाता था, सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण डूब गया था। तो ये भी कथन सही है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये कथन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग पहला कथन के बारे में, और कि 1869 में स्वेज नहर के खुलने से क्या हुआ था कि भारत और यूरोप के बीच में 7,000 किलोमीटर की जो दूरी थी वो कम हो गई थी। ठीक है। तो ऐसा क्या था, तो चलिए हम लोग देखते हैं, मैप पर समझने का प्रयास करते हैं। कहीं ना कहीं तो मैप होगा मेरे पास थोड़ा बहुत, इसके लिए नहीं होगा फिर भी समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे भी समझ सकते हैं, इससे भी समझ सकते हैं। पहले जो भारत से यूरोप जाना होता था तो इस रास्ते से होकर के जाते थे, इस एरिया से यूरोप पहुंचते थे। लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि ये भूमध्य सागर है, इधर लाल सागर है, तो इधर ये इस रास्ते से फिर अब ये जब स्वेज नहर खुल गया तो यहाँ से कनेक्टेड होकर के हम लोग यूरोप आसानी से पहुँच सकते थे, जिससे 7,000 किलोमीटर की जो दूरी है वो कम हो गई। ठीक है। इसका एक मैप है, पीडीएफ में दिया हुआ है। हाँ, यहाँ से आप देख सकते हो। देखिए ये आपको लाल सागर दिख रहा होगा और यहाँ पे इधर ये भूमध्य सागर। ठीक है। यानी कि इसका एक ट्रिक था ना, स्वेज नहर को भूल जाओ, तो स्वेज नहर को भूल जाओ, भू से भूमध्य सागर और ला से लाल सागर। तो यहाँ पे देखेंगे दोनों को जोड़ने के लिए ये यहाँ पे स्वेज नहर को खोला गया था, कि यहाँ पे स्वेज नहर भी दिख रहा होगा। ठीक है। तो ये जब खुला तो यहाँ से भारत से आसानी से यहाँ जाने में आसानी हुई भारत को। यानी कि देखेंगे कि पहले इधर से होकर के जाती थी, जो पिछला मैप में दिखाए थे, इधर से होकर के यूरोप जाती थी, तो एक लंबा सफ़र तय करना होता था। लेकिन जब स्वेज नहर खुल गई तो भारत के लिए आसान हो गया, ये सीधे शॉर्ट में यहाँ से देखेंगे लाल सागर होते हुए ये पहुँच जाती है यूरोप। तो जिससे 7,000 किलोमीटर कम सफ़र तय करना होता है और हम आसानी से यूरोप पहुँच जाते हैं। ठीक है। तो ये फ़ायदा हुआ स्वेज नहर के खुलने से, जो कि 1869 में खुला था। ठीक है। हम्म, कहीं तो दिया होगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ध्यान में रखना है। ठीक है। चलिए नहीं दिख रहा है, खैर कोई बात नहीं, हमने वहाँ पे समझा रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, इशू नहीं है। ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। तो गलत कौन सा हुआ इसमें, ऑप्शन नंबर ए है ना, ऑप्शन ए गलत हो गया यहाँ पे। 1869 होना चाहिए था। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल रहेगा आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के क्षेत्रफल से बड़ा नहीं है। तो पहले देखते हैं कौन बड़ा है। ठीक है। तो क्लियर हो जाएगा, भारत से बड़ा क्षेत्रफल में देखेंगे कौन कौन है तो पता चल जाएगा कि कौन नहीं है। ठीक है। वैसे ऑप्शन में दे रखा है रूस, फ्रांस, कनाडा और अमेरिका। तो सबसे पहले याद रखना है कि सबसे बड़ा जो देश है क्षेत्रफल में, वो नंबर आता है, पहला नंबर किसका आता है, रूस का आता है। ठीक है, रूस। दूसरे नंबर पर है आपका कनाडा। तीसरे नंबर पर आता है आपका अमेरिका, यूएसए। ठीक है। चौथे नंबर पर आता है आपका चीन। पांचवें नंबर पर आता है आपका ब्राज़ील। और छठे नंबर पर आता है आपका ऑस्ट्रेलिया। और सातवें नंबर पर आता है आपका भारत। ठीक है। तो अब बताइए इसमें से कि कौन नहीं होगा। दिख रहा है साफ, फ्रांस इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, कोई इशू नहीं होना चाहिए। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है। सही आंसर हो जाएगा नवीनतम वलित पर्वत। ठीक है, जिसमें हिमालय वगैरह शामिल है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। फिर से पूछ रहा है असत्य कौन है, तो सत्य ढूंढ लेते हैं कौन कौन है। ठीक है। तो भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। सेकेंड कह रहा है कि भारत की तटरेखा लगभग 7,517 किलोमीटर है। भारत के दो अंतिम देशांतर के बीच मापी गई दूरी 2933 किलोमीटर है। और डी में कह रहा है कि भारत के दो अंतिम अक्षांश बिंदुओं के बीच की मापी गई दूरी 3244 किलोमीटर है। सारा क्वेश्चन हमने पहले ही डिटेल्स में सॉल्व इसको कर रखा है, समझा रखा है। अगर ध्यान से मेरा लेक्चर सुने होंगे तो इसका आंसर आपको मिल गया होगा। ठीक है, फिर भी पहला कथन के बारे में बात करते हैं। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है, बिल्कुल कथन सही है। ठीक है, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है, बिल्कुल कथन यहाँ पे सही है। ठीक है।
बाकी यहाँ पे इसकी गुजरात की जो तट रेखा की जो लंबाई है वो याद रखना चाहें तो वही याद रख सकते हैं। इसकी कुल लंबाई है, एग्जैक्ट नहीं है, इसको याद रखिएगा 1600 किलोमीटर। ठीक है, और ये लमसम में है, अगर ये एग्जैक्ट पूछा जाए तो आई थिंक 1596 होगा। ठीक है, 1596। ठीक है, 1596 किलोमीटर या फिर 1600 किलोमीटर लमसम में मान के चल सकते हैं कि भारत की सबसे लंबी तटरेखा जो गुजरात का है उसकी लंबाई कितना है, 1600 किलोमीटर। ठीक है, जो कि काठियावाड़ क्षेत्र में आता है ये। ठीक है, कौन सा क्षेत्र में, काठियावाड़ क्षेत्र में आता है। ठीक है, और ये देखेंगे तो अरब सागर से घिरा हुआ है, यहाँ पे है ना, देखिए ये वाला पार्ट जो है ये गुजरात है, ये वाला पार्ट तो ये काठियावाड़ क्षेत्र में आता है और ये अरब सागर से भी घिरा हुआ है, ये भी याद रखना है। ठीक है, तो चलिए, ये हो गया पहला सवाल का डिटेल्स, समझ में आ गया, सही है। सेकेंड है कि भारत की तट रेखा की रेखा लगभग 7517 किलोमीटर है, तो ये भी सही है ना, 7516.6 किलोमीटर है, तो लमसम में लगभग में कह रहा है, तो ठीक है। सेकेंड कह रहा है कि भारत के दो अंतिम देशांतर के बीच की मापी गई दूरी 2933 किलोमीटर है, तो ये भी कथन सही है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखेंगे तो 2933 ही किलोमीटर है, अंतिम अक्षांश की जो दूरी है ना, 2933 किलोमीटर है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसकी कुल लंबाई, तो ये भी सही है। ठीक है, तो अंतिम ऑप्शन क्या है कि भारत के दो अंतिम अक्षांश बिंदुओं के बीच की मापी गई दूरी 3244 किलोमीटर है, तो यही कथन गलत हो जा रहा है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि 3200 कितना है, 14 किलोमीटर है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ से शुरुआत करेंगे हम लोग, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की कुल लंबाई कितना है, 3214 किलोमीटर है। ठीक है, ना कि 3244, तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे, चलिए अगला सवाल लेते हैं। 10 नंबर सवाल क्या पूछ रहा है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। पहला है, भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। बी ऑप्शन में है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। और सी ऑप्शन में है कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। और डी ऑप्शन में है, लक्षद्वीप समूह हिंद महासागर में स्थित है। यहाँ भी सारा डेटा हमने पहले ही चर्चा कर रखा है, तो पहला कथन चर्चा करने की जरूरत नहीं है, बहुत डिस्कस किए इसके बारे में। ठीक है, कि भारत का स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है, सही है। ये भी हमने बात कर लिया था कि भारत का कुल क्षेत्रफल जो है विश्व का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। ठीक है, जो कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सी ऑप्शन भी सही है कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है, जो हमने वहाँ पे एग्जाम्पल से लेकर समझाया था। 7 बजे सुबह होती है अगर अरुणाचल प्रदेश में, तो जाहिर सी बात है गुजरात में सुबह कब होगा, 9 बजे। ठीक है, यानी सूरज 9 बजे वहाँ पे दिखाई देने को मिलेगा। बाकी डी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लिखा है लक्षद्वीप समूह हिंद महासागर में स्थित है, ये गलत है। लक्षद्वीप समूह हिंद महासागर में नहीं, ये लक्षद्वीप समूह में, माफ़ कीजिएगा, लक्षद्वीप समूह जो है वो अरब सागर में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है आपके लिए, कर्क रेखा किन राज्यों से नहीं गुजरती हैं। कर्क रेखा किन राज्यों से नहीं गुजरती हैं। हमें पता है कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती हैं। ठीक है, तो 8 राज्यों का नाम पहले हम जानते हैं कि कौन कौन है, तो उससे पता चल जाएगा कि कौन कौन नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि गुजरात से प्रवेश करता है। ठीक है, गुजरात के बाद हम लोग आते हैं राजस्थान। राजस्थान में देखेंगे थोड़ा सा हिस्सा संपर्क करते हुए निकल जाता है। ठीक है, तो गुजरात, राजस्थान, इसके बाद आता है नंबर मध्य प्रदेश का। ठीक है, मध्य प्रदेश के बाद फिर नंबर आता है आपका यहाँ पे छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ के बाद प्रवेश करता है ये झारखंड में। इसके बाद फिर वेस्ट बंगाल प्रवेश करता है। ठीक है, इसके बाद फिर त्रिपुरा, मैंने क्रम से हम बता रखा है। ठीक है, क्रम से भी लगाने के लिए आ जाए तो क्रम ऐसे ही रहेगा, त्रिपुरा, इसके बाद फिर है मिजोरम, क्या हो जाएगा, मिजोरम। यहाँ पे अक्सर कन्फ्यूजन होता है मिजोरम और मणिपुर, ऑप्शन में अधिकांश दे दिया जाता है मिजोरम और मणिपुर। ठीक है, तो कन्फ्यूज कैसे करेंगे, नहीं कैसे नहीं करेंगे आप, क्या ऑप्शन है, क्या ट्रिक लगाएंगे आप, तो चलिए इसका ट्रिक हम बताते हैं कि कैसे आप वहाँ पे कन्फ्यूज नहीं करेंगे कि मिजोरम होगा या फिर मणिपुर होगा। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे देख लिए 8 राज्य होगा, 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये 8। ठीक है, आप मैप पर भी देख सकते हैं यहाँ पे।
गुजरात में प्रवेश किया, यहाँ पे राजस्थान, मध्य प्रदेश से प्रवेश करते हुए छत्तीसगढ़, झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल और फिर त्रिपुरा और फिर यहाँ पे मिजोरम से होते हुए ये चली गई हैं। ठीक। और एक चीज़ और आपको बताना चाहेंगे, अगर आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट में देखेंगे, कोशिश करेंगे कि जो बड़े बड़े शहर होते हैं वहाँ से अगर ये कर्क रेखा गुजरी है तो उसका नाम पता कीजिए और उसको नोट कीजिए, वहाँ से एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, इसलिए ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अगर आप जिस भी स्टेट से अगर हैं, अगर इन 8 राज्यों से आप संपर्क में बिलोंग करते हैं तो उस राज्य का आप देखिए कि पार्टिकुलर किस राज्य किस स्थान से वहाँ से गुजरी है कर्क रेखा। अगर कोई नामचीन जगह है तो उसे ज़रूर नोट करके रखिएगा, याद करके रखना है आपको। ठीक है, जैसे अभी झारखंड सीजल एग्जाम में हुआ था तो वहाँ पे पूछ लिया गया था कि झारखंड किन किन स्थानों से कर्क रेखा गुजरती हैं, तो वहाँ पे गोला था और मांझी था। ठीक है, और एक और ऑप्शन था कुछ। ठीक है, तो वहाँ पे गोला भी था और मांझी भी था। ठीक है, रामगढ़ साहित्य ऑप्शन में था तो भी सही होता। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें कि कैसे यहाँ पे मिजोरम और मणिपुर को याद रखें। ठीक है, तो सिंपल से याद रखना है आपको कि देखिए यह अरुण नाम का एक लड़का था। ठीक है, क्या याद रखना है, एक अरुण नाम का लड़का था। वो कहाँ जाता है, आगे बढ़ता है तो वो उसको नाग मिलता है। नाग मतलब नाग सांप जो होता है वो मिलता है, उसको क्या देगा, मनी देगा। ठीक है, सबसे पहले अरुण नाम का लड़का था, वो आगे बढ़ता है, नाग उसको मिलता है, नाग क्या करता है, उसको मनी देता है। जब मनी मिलता है तो क्या करेगा, एंजॉय करेगा। ठीक है, एंजॉय करेगा मतलब क्या, मिजो मतलब मज़ा करना, एंजॉय करना। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हो। अरुणाचल प्रदेश यानी कि अरुण नाम का लड़का रास्ते से जा रहा है, उसको सबसे पहले नाग मिलता है, फिर नाग उसको मनी देता है। जब मनी मिलता है फिर जा करके इंजॉय करता है मिजोरम में। ठीक है, मिजो मतलब मज़ा करना। ठीक है, तो इस तरीके से आप कभी नहीं भूलोगे कि ये कर्क रेखा मणिपुर से गुजरा है या फिर मिजोरम से। तो सबसे पहले आपको याद क्या रखना है कि पहले मनी मिलेगा कि पहले भी इंजॉय ही कर लेंगे, नहीं, पहले आपको मनी मिलेगा फिर मिजोरम, और मिजोरम जो है सबसे नीचे है और वहीं से ये कर्क रेखा नीचे से निकल गई है। ठीक है, तो ऐसे आप याद रख सकते हो। ठीक है, बाकी 8 राज्यों का नाम मित्र पर गमछा झाड़ वाला आप लोग शायद बहुत फेमस बना के रखे हो, तो वहाँ से याद ही रख सकते हो। ठीक है, तो ज़्यादा ही सुनी होने वाला। तो ये समझ में आ गया 8 राज्यों का नाम, और कैसे याद रखना वो भी मैंने बता दिया है। मिजोरम में और मणिपुर में अक्सर ये कन्फ्यूज कर दिया जाता है क्वेश्चन ऑप्शन में दे करके, तो यहाँ से आप कभी नहीं करोगे। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किन देशों को छूती हैं, चीन, भूटान, नेपाल, म्यांमार। तो देखेंगे यहाँ पे मैप पर भी देखेंगे तो आसानी से पता चल जाएगा कि ये नेपाल से सीमा इसका लगता है। ठीक है, कितना, नेपाल से। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है, देख सकते हैं यहाँ पे है आपका ये उत्तराखंड। ठीक है, ये है आपका यहाँ पे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है, इधर पश्चिम बंगाल और इधर सिक्किम। तो कितने राज्य हो गए, 5 राज्यों से लगता है नेपाल की सीमा। ठीक है, तो ये याद रखना था, वही चीज़ ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ था कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किन देशों को छूती हैं, तो ये नेपाल को छूती हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है कि विश्व के 7 ऐसे देश हैं जो भारत की सीमाओं के साथ लगे हुए हैं। ठीक है, तो उन 7 राज्यों का नाम भी याद होना चाहिए। कौन कौन है वो देश, उसका नाम लिख लीजिए। एक तो आपका बांग्लादेश, ठीक है, दूसरा है आपका चीन, इसके बाद नंबर आता है पाकिस्तान का, इसके बाद नंबर आता है नेपाल, इसके बाद नंबर आता है म्यांमार का, इसके बाद है भूटान। ठीक है, इसके बाद है अफ़गानिस्तान। देखिए 7 राज्य हो गए, 7 देश हो गए। अफ़गानिस्तान गलत लिख रहा हूँ मैं, अफ़गानिस्तान। ठीक है, तो ये 7 राज्य हो गए, और माफ़ कीजिएगा 7 देश हो गए। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अच्छा बात करें बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्यों की सीमा लगती है, तो ये लगता है 5 देशों के साथ। ठीक है, चीन के साथ भी 5 राज्यों के साथ सीमा लगता है, पाकिस्तान के साथ भी 5 राज्यों की सीमा लगता है, और नेपाल के साथ भी 5 राज्यों की सीमा लगती हैं। ये तो सिंपल हो गया, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान और नेपाल, इन 4 जो देशों के साथ भारत के 5 राज्यों की सीमा लगती हैं। जबकि म्यांमार के साथ देखेंगे तो 4 राज्य लगते हैं। कौन कौन, अभी वहाँ पर देखे थे ट्रिक में क्या पढ़े थे, अरुण नाम का लड़का था, सबसे पहले उसको नाग मिलता है, फिर उसको मनी देता है, और फिर वो मिजोरम में मज़ा करता है, एंजॉय करता है। तो ये 4 राज्यों की सीमा लगती है म्यांमार के साथ, आसान सा है। ठीक है, कैसे याद रखोगे,
अरुण नाम का लड़का था, आगे बढ़ता है, उसको नाग मिलता है, नाग उसको मनी देता है, मनी देता है तो जाकर के मिजो मतलब इंजॉय करता है। ठीक है, तो 4 राज्य का नाम याद हो जाएगा यहाँ से। ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद है भूटान के साथ कितना सीमा लगता है, तो भूटान के साथ भी 4 राज्यों की सीमा लगती हैं, और अफ़गानिस्तान के साथ 1 राज्य की सीमा लगती है, और एक जो है वो लद्दाख है। ठीक है, ये लद्दाख के साथ लगता है इसका सीमा। ठीक है, तो ये भी हो गया कंप्लीट आपका। ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया। यहाँ से कोई कन्फ्यूजन नहीं है, म्यांमार के साथ और अफगानिस्तान का सीमा कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पे जो सवाल था वो नेपाल के साथ भी कंप्लीट हो गया, तो 3 कहते हैं कंप्लीट हो गया। बचा मेरे पास बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान के साथ। ठीक है, इसके अलावा थोड़ा सा याद रखिएगा, याद रखना है आपको कि सबसे ज़्यादा जो लंबा जो सीमा लगती है वो किस देश के साथ लगती हैं, तो ध्यान रखना है बांग्लादेश के साथ लगती हैं लगभग 4096 किलोमीटर, या फिर मान सकते 97 भी लिख सकते हैं क्योंकि 0.7 किलोमीटर है ये। ठीक है, और सबसे कम सीमा किसके साथ लगती है, तो अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। ठीक है, तो बस ये 2 डेटा याद रखिए, सबसे ज़्यादा वाला और सबसे कम वाला। ठीक है, अगर किस्मत ख़राब हुआ तो बाकी चीज़ें पूछ लेंगी, लेकिन आप चाहें तो और भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसे चीन के साथ भी याद रख लीजिए, अक्सर इनके साथ अनबन चलता रहता है। 3488, ठीक है, किलोमीटर। इसके बाद पाकिस्तान भी याद रख सकते हैं, पाकिस्तान का याद करना आसान है। ठीक है, 3323 है किलोमीटर। ठीक है, तो इतने याद रखिए, ज़्यादा पढ़िएगा तो फिर कन्फ्यूज कर जाइएगा। फिलहाल बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, इन सभी के साथ कौन कौन राज्य से लगते हैं ये भी आपको याद रखना ज़रूरी था। ठीक है, याद रखिए, कोशिश कीजिए। तो मैं परिवार रिव्यू कर लेते हैं। ठीक है, जैसे अब सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पे देखेंगे राजस्थान है, तो राजस्थान की सीमा, या फिर देखें पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं ना हम लोग, तो पाकिस्तान के साथ सीमा किससे हिस्सा लगता है, एक तो गुजरात का, राजस्थान का, पंजाब का, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का। हो गया 5 राज्य, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर लद्दाख तो है ही है, साथ में पंजाब है, राजस्थान है और गुजरात है। तो ये 5 राज्य हो गए किसके साथ, पाकिस्तान के साथ। ठीक, इस बात किसका क्लियर नहीं हुआ था, ये पाकिस्तान हो गया हमारा। अब देख लेते हैं हम लोग एक भूटान के साथ, और साथ साथ देख लेंगे चीन के साथ। तो यहाँ पे देखेंगे भूटान हमारा कहाँ पे है, भूटान है हमारा यहाँ पे, देखिए ये भूटान है। ठीक है, तो भूटान के साथ कौन कौन लग रहा है, तो सिक्किम लग रहा है इधर, और यहाँ पे पश्चिम बंगाल लग रहा है 2, आसाम लग रहा है और एक अरुणाचल प्रदेश लग रहा है। 4 राज्य हो गए। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, आसाम और वेस्ट बंगाल और सिक्किम, ये 4 राज्य लगते हैं भूटान के साथ। ठीक, और चीन के साथ देखेंगे तो चीन के साथ कौन कौन लगता है, तो चीन के साथ लगेगा यहाँ पे लद्दाख 1, हिमाचल प्रदेश 2, उत्तराखंड 3, और यहाँ से आ जाएंगे सिक्किम 4, और यहाँ से अरुणाचल प्रदेश 5। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली में कवर करके रखा है नेपाल, इसीलिए इन उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा चाइना के साथ नहीं लगता है। ठीक है, तो कौन कौन लगता है, तो लद्दाख लगता है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड 3 इधर हो गया, और यहाँ पे सिक्किम 4, और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश 5। ठीक, एक और कौन बच गया हमारा, बांग्लादेश बच गया। तो बांग्लादेश देश के साथ कौन कौन सीमा लगता है, किसके साथ सीमा लगती है, तो एक तो बहुत बड़ा एरिया लगता है किसके साथ, वेस्ट बंगाल के साथ 1, और यहाँ पे देखेंगे मेघालय 2, असम के साथ 3, और यहाँ पे देखेंगे त्रिपुरा 4। ठीक है, तो बांग्लादेश के साथ कितना लग रहा था यहाँ पे, ठीक है 5 लग रहा था, एक कोई छूट रहा है यहाँ पे, इसका मतलब कौन सा छूट रहा है, तो बांग्लादेश के साथ छूट रहा है। देख रहे हैं कि एक तो लग रहा है आपका पश्चिम बंगाल, असम हो गया। ठीक है, असम हो गया, यहाँ पे मेघालय हुए हो रहा है। अच्छा, त्रिपुरा काउंट किए थे, हाँ काउंट तो किए थे त्रिपुरा भी, फिर कौन छूट रहा है, अच्छा हाँ ठीक है, ये पार्ट देखिए, ये मिजोरम के साथ लग रहा है ना, ये पार्ट देखेंगे, ये पूरा बांग्लादेशी है ना, ये वाइट वाला जो पार्ट दिख रहा है ये तो बांग्लादेशी है, तो मिजोरम के साथ भी इसका सीमा लग रहा है। तो मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, असम हो गया 3, मेघालय हो गया 4, इधर हो गया बांग्लादेश 5। ठीक है, तो इन 5 राज्यों की सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं जब पूरा कंप्लीट हो गया हम यहाँ पे। चलिए अगला सवाल लेते हैं, और ये आखिरी सवाल है इस अध्याय का। भारत के कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की स्थलीय सीमा पड़ोसी देश से मिलती है, भारत के कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की स्थलीय सीमा पड़ोसी देश से मिलती हैं, 16 राज्य एवं 3 केंद्र शासित प्रदेश, या फिर 15 राज्य एवं 2 केंद्र शासित प्रदेश, या फिर 6 राज्य एवं 2 केंद्र शासित प्रदेश, या फिर 16 राज्य एवं 2 केंद्र शासित प्रदेश। बताना है कि भारत के कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की जो स्थलीय सीमा है वो पड़ोसी देश से मिलती हैं। तो याद रखना है कि इसमें 16 राज्य, ठीक है 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश की सीमा जो है वो
पड़ोसी देशों के साथ लगती हैं। ठीक है, 16 राज्य का नाम भी याद रखना चाहिए, तो आसान है याद करना। यहाँ से मैप जब भी देखेंगे तो यहाँ से काउंट करते चले जाएंगे आप। ठीक है, ये सभी ठीक है, इन सभी राज्यों का इसमें से देखेंगे सिर्फ 2 ही है। कौन कौन? एक तो आपका यूटी में देखेंगे कि लद्दाख, और एक जम्मू कश्मीर। ये 2 यूटी हैं जो कि इंटरनेशनल बाउंड्री लगता है। ठीक है, तो ये याद रखना है, 2 केंद्र शासित प्रदेश का नाम जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है वहाँ पे। बाकी 16 राज्यों का नाम याद ही रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने तो लिख ही दिया, बहुत सारा बता ही दिया। जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, उत्तराखंड है, सिक्किम है ना, जम्मू कश्मीर लद्दाख तो ही गया, गुजरात है। तो इन सब राज्यों का नाम याद रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ये था महत्वपूर्ण 12 MCQ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी वीडियो पाने के लिए, क्योंकि हम इस तरह की वीडियो अपलोड कर रहे हैं फ़िलहाल। और क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक जितने भी NCERT बुक से MCQ बन सकते हैं भूगोल के लिए, वो सारा वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं, और आगे 12 तक हम करेंगे। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें सब्जेक्ट भूगोल से स्पेशल पूछा जाता है, जैसे कि BPSC तैयारी 4.0 जिनका सब्जेक्ट भूगोल होगा, CTET की तैयारी जो कर रहे होंगे क्लास 6 to 8 के लिए, वहाँ पे भूगोल में पूछा जाता है। तो अगर इस तरह के छात्र हैं आप, तो चैनल आपके लिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।